राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने पिछले वीडियोज में देखा होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी हमारा पिछला जो चैप्टर था वो पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना था। इसमें हमने कुल 6 टॉपिक देखे। 6 टॉपिक के बाद हमने इसमें 100 MCQ करे हैं। अभी हमें 150 MCQ और करेंगे। और आज हमारा जो अगला चैप्टर होने वाला है, साथ साथ में MCQ भी चलता रहेगा और अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है पंचायत सिटीजन चार्टर। कौन सा चैप्टर है? पंचायत सिटीजन चार्टर। इसको आज हम देखेंगे और जो MCQ है पिछले चैप्टर के, उसको भी अगले वीडियोज में लाते रहेंगे। इसमें भी कुल 6 चैप्टर हैं। चलिए देखते हैं इनको कौन कौन सा चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर है पंचायत सिटीजन चार्टर, दूसरा है पंचायत सचिवालय ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका, तीसरा है कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, चौथा है पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पांचवा है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना और छठवां है परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण करना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर रहने वाला है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, यह 5 नंबर का चैप्टर है और पिछला चैप्टर जो हमने देखा था वो 10 नंबर का था। तो इस 5 वाले चैप्टर में 6 टॉपिक हैं कुल। तो हमें ऐसा पढ़ना है कि 5 में से 5 नंबर आ जाए हमारे। चलिए पहले चैप्टर को देखते हैं, सिटीजन चार्टर वाले को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, ताकि पंचायतें पूर्ण जन सहभागिता तथा पारदर्शिता के साथ ग्रामीण प्रशासन एवं ग्रामीण विकास की परिकल्पना साकार कर सकें। पंचायत नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधाओं एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है। तो आइए हम उन 7 विषयों को देखते हैं, फिर उन 7 विषयों पे हम डिटेल में बात करेंगे। पहला है हमारे सामने ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है, इस पे हम बात करेंगे। ग्रामीण स्वच्छता का कार्यक्रम क्या क्या चलता है गाँव में, इस पर बात करेंगे। पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास किस तरह से चलाया जाता है, उस पर बात करेंगे। और पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व क्या है, जनता के दायित्व को भी हम देखेंगे। पांचवा है विकेंद्रीकरण कार्यक्रम देखेंगे, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। और सातवां देखेंगे पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था है, उसका क्या नंबर है, किस तरह से वो काम करता है। तो ये 7 पॉइंट हम देखेंगे और बात करेंगे सिटीजन चार्टर। और सिटीजन चार्टर को हम समझेंगे कि पंचायत में उसकी भूमिका क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से मिलती है। जो हमारा पहला है आ चुका है आप लोगों के सामने। देखिए 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान मिलता है, जिसका जो पंचायत वर्ष है 2021 से 26 तक है। हमने केंद्रीय वित्त आयोग वाले चैप्टर में पूरी बातें बताई हैं। तो इनमें पैसा कैसे मिलता है 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर। सबसे पहले तो आप बताइए 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है NK सिंह। ठीक है। और इसमें देखते हैं 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर धनराशि का आवंटन 70-15-15 के अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को किया जा रहा है। मतलब 70% ग्राम पंचायत को, 15% क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक को और 15% जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया जाता है। इस धनराशि को पंचायती राज संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर पेयजल योजना, स्वच्छता सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय करेगी। मतलब इनका जो प्राथमिकता होगी कि वो पेयजल की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें और स्वच्छता को, सुविधा को बढ़ाएं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों में 2021-22 से लेके 2025-26 तक ग्रामीण स्थायी निकाय पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,84 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत किया गया है। कितने का? 1,42,84 करोड़ रुपए का।
और जो इनकी केंद्रीय वित्त आयोग के जो पैसे आते हैं, इनकी बैठक कहाँ होती है, किस पर बात होती है, कहाँ होती है, तो ग्राम सभा की खुली बैठक में बात होती है। अब देखते हैं जो दूसरा वित्त आयोग आता है हमारा राज्य वित्त आयोग, वो कैसे, वो कितना आता है। तो 1997-98 से आ रहा है वित्त। द्वितीय राज्य वित्त की संसूतियों, दूसरा राज्य वित्त था, पहला 94 से था। तो इसमें क्या हुआ, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संसूतियों के अनुरूप धनराशि का आवंटन जो है, इसमें 70-10-20 है। उसमें 70-15-15 है केंद्रीय वित्त आयोग में, और राज्य वित्त आयोग में 70-10 और 20 है। 70 ग्राम पंचायत का है, 10 है आपके क्षेत्र पंचायत का, और 20 है जिला पंचायत का। इसका क्या प्राथमिक कार्य क्या है, सार्वजनिक लैंप पोस्टों के रख रखाव, जहाँ लाइटें जलती हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित मार्ग, खड़ंजा, नाली के रख रखाव, जल निकासी, स्वच्छता कार्यक्रम, प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, एनएम सेंटर तथा अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रख रखाव करना है। राज्य वित्त आयोग जो पैसा देता है, जो आपके गांव में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो कार्य हो चुका है, उनको मेंटेन करिए। 70-10-20 के रेशियो में पैसा दिया जाता है, और वित्त आयोग में 70-15-15 के अनुपात में पैसा दिया जाता है। इसकी भी बैठक ग्राम सभा की खुली बैठक में होगी, और इस पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से कौन सा कार्य किया जाए। इसके बाद बात करते हैं पंचायत भवनों का निर्माण। पंचायत भवनों का निर्माण कब हुआ, जब छठी पंचवर्षीय योजना से ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन हेतु सभा कक्ष तथा ग्राम पंचायत के सचिव के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत भवन की निर्माण लागत 2.5 लाख रुपए निर्धारित है। जो पंचायत भवन है, इसकी निर्माण लागत 2.5 लाख रुपए निर्धारित है। कब निर्धारित हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो जो अब ये छठी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, अब करीब 17.5 लाख तक पहुंच चुका है। उसके बाद आपने देखा होगा अपने गांव में ग्रामीण किसान बाजार एवं पशु हाटों का भी निर्माण किया गया था। कब किया गया था, ये 2004, 5, 6 में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत गांव में ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का निर्माण कराया जाता है। ये मतलब जो स्कीम था 2004, 5, 6 में आया था, और उस समय लगभग सभी गांवों में किसान बाजार और पशु हाटों के बाजार का निर्माण कराया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली निर्माण, ये जो योजना है 2006-7 में आई थी। गांवों में घरों से निकलने वाले बेकार पानी की उचित निकासी तथा वातावरणीय स्वच्छता के उद्देश्य से भूमिगत नाली निर्माण की योजना प्रारंभ की जा रही है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जो दूसरा हमारा था, इसमें कैसे किस प्रकार से काम हो रहा है। तो जो केंद्र के वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, जो 2 अक्टूबर 2014 से चल रही है मोदी जी द्वारा, उससे पहले भी चलती थी ये कार्यक्रम। तो देखते हैं, संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2000-2001 से प्रदेश के 12 जनपदों में प्रारंभ किया गया। जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान था, ये सन 2000-2001 में 12 जिलों में सबसे पहले स्टार्ट किया गया। बाद में चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत 100% आच्छादन, जनजाति और आरोग्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता सभी आवश्यकताओं की मांग, ग्रामीण स्कूलों में छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा, कम लागत की शौचालय तकनीक को प्रोत्साहन देना, और अस्वच्छ वातावरण एवं दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों में कमी लाना। इनका जो संपूर्ण स्वच्छता मिशन का अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बीमारी न फैले, शौचालय हो सबके पास, और जनजाति और आरोग्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं की जो मांग है उसको पूरी की जाए। इसके बाद इसी मिशन में, संपूर्ण स्वच्छता अभियान में, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गाँव में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जाता है। बीपीएल तथा 10% एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु ₹1500 अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्लिंथ स्तर तक 1000 रुपए का मॉडल अनुबंध है। ये सब जो भी मिशन है 2001 की बातें हैं।
अब जो मोदी जी वाला आया था शौचालय वाला, उसमें 12,000 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, ये जो कार्यक्रम चला था 2000 सन 2000 में चला था, तो इसमें 1500 रुपये बीपीएल कार्ड वालों को दिए जाते थे। स्कूल शौचालयों का निर्माण एवं आंगनवाड़ी स्वच्छता, अब इस पर बात करते हैं। तो बच्चों में नए विचारों के प्रति अति संवेदनशीलता होने के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने एवं शिक्षित करने हेतु स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। छात्रों एवं छात्रों के लिए अलग अलग इकाइयों का निर्माण किया जाता है, मतलब छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग। एक स्कूल शौचालय इकाई की लागत ₹20,000 तक निर्धारित है, जिसमें ₹2,000 पंचायत अंश है। 20,000 रुपये निर्धारित है, जिसमें 2,000 रुपये पंचायत देगा, बाकी का 18,000 केंद्र सरकार देगी। उसके बाद प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल मैत्रिक शौचालय इकाई की लागत 5,000 रुपये निर्धारित है। बच्चों के लिए जो टॉयलेट शौचालय बनाया जाएगा उसमें 5,000 रुपये का खर्चा होगा, जिसमें 500 रुपये पंचायत को देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण। तो ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गाँव में सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है। ये सब जो भी बातें हो रही हैं, संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो था 2000 में लागू हुआ था, उस पर बात हो रही है। एक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स की लागत अधिकतम 2 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें 20% पंचायत का अंश होता है। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स में शौच के साथ साथ नहाने, कपड़े धोने तथा जलापूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। जिन गाँव में परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न हो, हाट बाजारों तथा मेलों स्थलों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण का प्रावधान है। जहाँ पर जगह नहीं हो रहा हो, जहाँ पर वो हाट बनाया था, पशु हाट बनाया था, वहीं पर वो शौचालय का भी निर्माण करा सकते हैं। बात करते हैं ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र की। तो एक विक्रय केंद्र जहां ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने की वस्तुएं निर्धारित मानकों, उचित गुणवत्ता व उचित दामों पर उपलब्ध है। एक ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी ग्रामीण स्वच्छता के लिए, एक सेवा केंद्र खोला जाएगा जिसमें वहाँ वो सामान बेचा जाएगा, जिससे गाँव में स्वच्छता हो और खुशहाली हो, और उचित दामों पर बेचा जाएगा। उसमें क्या होगा, जैसे ग्रामीण स्वच्छता का प्रचार प्रसार, सीमेंट, मोज़ेक, सिरेमिक के शौचालय सेट उपलब्ध होंगे, शौच कक्ष के दरवाजे उपलब्ध होंगे, खाद्य पदार्थ रखने वाली जालीदार अलमारी, जूते चप्पल की बिक्री, पेयजल शुद्ध करने हेतु क्लोरीन की गोली, ब्लीचिंग पाउडर आदि की बिक्री, स्वच्छता से संबंधित समस्त सामानों यथा फिनाइल, नाखून कटर, ढक्कन, कारी बाल्टी, डंडी वाला लोहा आदि की बिक्री की जाएगी उचित दामों पर। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायतों का दायित्व क्या है। कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। ठीक है, ये कैसे होगा इसको देखते हैं। तो समय से ग्राम सभा की बैठकें हों, ग्रामीण जनता को पंचायत के कार्यों की जानकारी मिले तथा धन के व्यय, कार्यों एवं लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता, खरीफ और रबी की बैठकें हों। मतलब जो भी नियम है कि बैठकें होंगी, एक रबी फसल के बाद, एक खरीफ फसल के बाद वो बैठकें हों, और रेगुलर रूप से बैठकें हों, जो इसका टाइम है समय समय पर होता रहे। दूसरा है ग्राम पंचायत की मासिक बैठक हो, निर्वाचित सदस्यों को पूरी जानकारी मिले ताकि लेखा जोखा नियंत्रित हो सके। समितियों की मासिक बैठकें, पंचायत अपने सहयोग के लिए निर्धारित कार्यों का कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत रूप से 6 समितियों के सहयोग से पूर्ण करें। जो 6 समितियां थी, हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि कैसे हो, इस पर स्वशासन की इकाई की परिकल्पना को साकार करने हेतु अधिनियम में निर्धारित कर फीस वसूली करें। जो भी टैक्स वाला चैप्टर है हमारा, उसमें देखेंगे कई प्रकार के टैक्स हैं जो ग्राम पंचायत वसूल सकता है और अपनी आय में वृद्धि कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। कार्यों में पारदर्शिता, ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों का विवरण सार्वजनिक भवन पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाए। मास्टर रोल एवं लाभार्थी सूची आदि का प्रकाशन कार्यालय की सूचना पट पर भी किया जाता है। जो भी मास्टर रोल निकाला जाता है काम का, या लाभार्थी उसमें कौन कौन है, उसको जो पंचायत भवन है उसके दीवार पर उसको लिखवाया जाए। ग्रामीण स्वच्छता,
ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाना तथा वातावरणीय स्वच्छता बनाए रखना ये भी ग्राम पंचायत का दायित्व है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर नियंत्रण, जो कोटे की दुकान है उस पर भी नियंत्रण रखना ग्राम पंचायत का ही दायित्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अनियमितता की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत उप जिला अधिकारी को प्रस्ताव दे ताकि दुकान निलंबित की जा सके। अस्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत करें। जन सहभागिता सुनिश्चित करते हेतु ग्राम पंचायत जनहित की योजना बनाए तथा 50,000 रुपए तक की लागत की योजना स्वीकृत कर पूर्ण करें। 50,000 रुपए तक जो है कोई भी जो योजना है उससे खुद स्वीकृत ग्राम पंचायत कर सकता है। 3 माह में एक बार पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण करें। न्यूनतम 3 माह के एक बार अनिवार्यतः ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों को औपचारिक रूप से प्रधान निरीक्षण करे ताकि प्रधान जनमानस को ग्राम समाज की संपत्ति की जानकारी दे सके। जो भी ग्राम समाज की जमीनें हैं उस पर किसी प्रकार का कब्जा ना हो रहा हो, इसका भी दायित्व तो ग्राम पंचायत का है। उसे रेगुलर मतलब 2 महीने 4 महीने पर 3 महीने पर नियम है कि चेक करता रहे। वह देखते हैं पंचायतों के प्रति जनता का क्या दायित्व है। अभी हमने देखा ग्राम पंचायत का दायित्व, अब देखते हैं जनता का दायित्व है। बैठकों में सहयोग करें। जो भी मासिक बैठक है, खरीफ और रबी वाला बैठक है, तो उसमें बैठकों में सहयोग करें और जो भी योजनाएं सकारात्मक रूप से चर्चा करें तथा प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों की अवश्य जानकारी प्राप्त करें। ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान दें। सभी परिवार शौचालय अवश्य बनवाएं तथा प्रयोग करें। महिलाओं के सम्मान एवं वृद्धि की सुविधाओं के लिए शौचालय बनवाएं। गांव गलियों नालियों को साफ रखें तथा कूड़ा इकट्ठा न होने दें। घर के अंदर व बाहर सफाई रखें, शरीर की भी सफाई रखें और ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करें। वृक्षों की अवैध काटने से रोकें। ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा न होने दे। सामुदायिक भवनों का रख रखाव ठीक से हो। अधिकाधिक उपयोगी वृक्ष लगाएं। ये सब किसका दायित्व है? तो ग्राम पंचायतों के जो भी वहाँ की जनता है उनका दायित्व ये सब है। जन सहभागिता बढ़ाएं। विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों में समुदाय की पूरी भागीदारी हो। श्रमदान की प्रवृत्ति बढ़ाएं। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करें। ये जनता का दायित्व है अपने पंचायत के लिए। विकेंद्रीकरण कार्यक्रम क्या क्या चलाया जाता है? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी होगा। स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जनता को सुविधा प्रदान करेगा और कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर सीधी जवाबदेही उसी कर्मी की होगी। कार्यों का हस्तांतरण विभिन्न विभागों जैसे हैंडपंप, कृषि, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पशुपालन, युवा कल्याण, पेंशन और छात्रवृत्ति के ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों को दिए जाने से इन कार्यों की जन सहभागिता सुनिश्चित होगी। और परिसंपत्तियों का भी हस्तांतरण करें। जिन विभागों के कार्य ग्राम पंचायत को दिए गए हैं उनकी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने पर स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता को उच्च कोटि के कार्य होंगे। समितियों का गठन करें। अभिलेखों में पारदर्शिता लाए। इसके लिए विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से केवल प्रधान और सचिव अकेले कार्य न कराकर समितियों के सहयोग ले ताकि कार्य में पारदर्शिता हो। जो 6 समितियां बनाई गई हैं उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए। प्रति 5 पृष्ठ तक के लिए ₹5 तथा अतिरिक्त 1 पृष्ठ के लिए ₹1 ग्राम पंचायत अभिलेखों की नकल हेतु फीस निर्धारित की गई है। फीस जमा कर प्रार्थना पत्र देने पर 3 दिन के अंदर नकल दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर आप किसी भी कार्य की जानकारी मांगते हैं तो उसको देना पड़ेगा प्रधान और सचिव को। प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन। जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समिति गठित की गई है जो पंचायती राज एवं विकेंद्रीकरण से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा करेगी। मतलब जो कमिश्नर हैं आपकी मंडल के और जो भी जिला स्तर पर जिला अधिकारी हैं उनका कार्य है कि वो समन्वय को जोड़े रहें। देखते हैं 6ठा पॉइंट है ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो ग्राम पंचायत स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों के विरुद्ध जांच का कानून बना है। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद शिकायत शपथ पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जिसके साथ साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं।
उसके बाद शिकायत की जांच केवल जिला स्तरीय अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे उसके द्वारा की जाएगी। मतलब जो भी जांच करने वाला आदमी होगा, जो भी अधिकारी होगा, वो जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे, वही जाके वहाँ जांच करेगा। ग्राम पंचायतें अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुबंधित करेगी। ग्राम पंचायतों का ऑडिट महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप कोई लग चुका है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है। अगर प्रधान के विरुद्ध गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार का या किसी भी चीज का, तो जो वहाँ की ग्राम सभा है वो चाहे तो सदस्यों को अपने फेवर में लाकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटा सकती है। और 7वां पॉइंट है जो पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम या संबंधित नियमों कार्यक्रमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से अपराह्न दोपहर 1 बजे तक कार्यालय के दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। अगर आप 2 घंटे के लिए 11 से फोन करते हैं तो वो फोन आपका उठाएंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की दूरभाष पर पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उनको सुना सकते हैं। प्रदेश के मंडल कार्यालयों का दूरभाष नंबर निम्न प्रकार से है जिन पर हेल्पलाइन व्यवस्था के अंतर्गत बात की जा सकती है और समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। तो ये देखिए प्रदेश स्तर पर है, मंडलीय कार्यालय है आपका, आप किस भी मंडल के हैं उन पे फोन कर सकते हैं। ठीक है। लखनऊ में जो जो ऑफिस हैं, निदेशक के, अपर निदेशक के, संयुक्त निदेशक के, उप निदेशक के, इन पे आप फोन लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पंचायत नागरिक चार्टर के क्या लाभ हो सकते हैं। तो सिटीजन चार्टर किसी देश की आम जनता के लिए मददगार साबित होता है। नागरिक चार्टर की कार्यान्वयन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। क्या क्या लाभ हैं इसको देखते हैं। बेहतर सेवा वितरण होगा। अगर सिटीजन चार्टर तय हो चुका है कि इतने दिनों में यह कार्य होना है, यह अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, तो जो बेहतर सेवा वितरण होगा, जो डिलीवरी होगी सर्विसेज की, वो अच्छी हो जाएगी। जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही हो जाएगी और सेवाओं के साथ विशाल जन संतुष्टि हो जाएगी। सेवा भी मिलेगा और जो जनमानस में संतुष्टि होगी, कार्य मेरा हो रहा है। इसके अलावा बढ़ी हुई पारदर्शिता जो आगे चलकर शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की बेहतर जवाबदेही हो जाएगी। यह नागरिकों के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है और यह भी निर्दिष्ट करता है कि शिकायत के मामले में किससे संपर्क करना है, क्योंकि उसमें लिखा होता है सिटीजन चार्टर में कि इतने दिनों में काम हो जाएगा, इतना रुपया लगना है और आपके अधिकारी ये काम करेंगे। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। नागरिक चार्टर बिल जो 2011 में आया था, इसको देखते हैं। पंचायत नागरिक चार्टर में कानूनी समर्थन की कमी थी, इसलिए एक कानूनी ताकत लाने के लिए 2011 में सिटीजन चार्टर बिल लाया गया था। हालांकि बिल पारित नहीं किया जा सका। विधेयक, जिसे शिकायत निवारण विधेयक भी कहा जाता है, का उद्देश्य नागरिकों के चार्टर को व्यवहार में लागू करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करता है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसका उद्देश्य लोगों तक वस्तु और सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 महीने के भीतर नागरिक चार्टर प्रकाशित करना अनिवार्य था और नागरिक चार्टर को प्रत्येक कार्यालय में डिलीवरी के लिए समय समय पर प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं के विस्तार के लिए रखा जाएगा। और कोई नागरिक इससे संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है वहीं पर जहां पर नागरिक चार्टर आप पढ़ रहे हैं। इसमें नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक प्राधिकरण का कामकाज, कानूनी नीति या योजना का उल्लंघन, जिस प्रकार का आपको शिकायत दर्ज कराना है करा सकते हैं। 30 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतों का निवारण किया जाना था। अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो 30 दिन के अंदर उन शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। यूपी के सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर। यूपी मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत जो है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग सहित सभी जिलों को आदेश कर दिया गया है कि वह हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए मॉडल सिटीजन चार्टर का भी तैयार कराया है,
जिसमें कई जन सुविधाओं का उल्लेख है। तो देखते हैं कौन कौन सा जन सुविधा है। तो गाँवों को विकास कराने के साथ ही ग्राम पंचायतें जन सुविधाओं के प्रति जवाबदेह भी होंगी। मतलब विकास तो कराएंगी, जन सुविधा तो देंगी, लेकिन उसके प्रति उनको जवाबदेही भी देना होगा। उनका जवाबदेही भी तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी 58,194 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है। इससे संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। योगी मॉडल इस पे लग चुका है और इसकी सारी व्यवस्था कर रहा है कि जो भी जनता है उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो और जो भी उनकी समस्या हो उनको दूर कर सके। उसके बाद देखते हैं, शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। अब उसको ही लागू करवाना है। हर पंचायत में उसको लागू कराया जाएगा, जिससे जनता का जो भी समस्या है उसका निराकरण तुरंत के तुरंत किया जा सके। ग्राम पंचायतों के इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा हर ग्राम पंचायत को। इस तरह की सुविधाएं होंगी लागू। देखते हैं क्या क्या सुविधा है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र का किसी को बनवाना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना सेवा शुल्क लगना है, कितना समय लगेगा और किससे करें संपर्क। और उसके अलावा जो संबंधित अफसर है कहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर एक किससे करें संपर्क वाला आपका काम नहीं करता है। तुम जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र देना पड़ेगा और एक ID देनी पड़ेगी। 5 रुपये अधिकतम इसका फीस लग सकता है और 1 माह समय सीमा होगा, 1 माह के अंदर आपका बन जाएगा। और किससे बनवाना होगा तो ग्राम पंचायत सचिव जो आपका सेक्रेटरी है, या तो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो भी है, या तो प्रधान से बोल दीजिए आप। अगर ये नहीं सुनते हैं तो सहायक विकास अधिकारी, पंचायत ADO या DPRO से भी आप बोल सकते हैं। उस वैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आवेदन पत्र दीजिए, ID दीजिए, मृत्यु के साक्ष्य दीजिए। 5 रुपये तक फीस लग सकता है 1 माह और ग्राम प्रधान या सचिव दीजिए। ये ऐसे ही मतलब इस प्रकार से सिटीजन चार्टर तय किया जाएगा। जो भी उनके पास कार्य हैं वो अपने कार्यों को बताएंगे किस प्रकार से उनसे आप करवा सकते हैं और क्या उसका समय होगा और कौन उससे संबंधित अधिकारी है और कहाँ, अगर उस अधिकारी नहीं सुनता है तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं और उसकी फीस कितनी होगी, इस पर भी बात की गई है, जिससे आम जनमानस आसानी से उसको समझ सके और कोई भी अगर उनसे ज़्यादा रुपया मांगता है या किसी प्रकार से काम नहीं करता है तो उसका कंप्लेन वो ऊपर कर सके। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड है जारी करता है तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए और बैंक का जो आपका खाता संख्या चाहिए। ये सेवा निःशुल्क है, 3 दिन के भीतर हो जाएगा। जो ग्राम का रोजगार सेवक है या आपका जो प्रधान है वो कर देगा। अगर नहीं करता है तो आप खंड विकास अधिकारी BDO व कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायतें कर सकती संशोधन, इसमें पंचायत संशोधन भी कर सकती है। शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर में प्रशासनिक विकास, पेयजल पूर्ति, स्वच्छता, साफ सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड और डिजिटल की करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। जो भी सिटीजन चार्टर में बातें की लगभग 39 सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। पंचायतें इनमें से कुछ या फिर इसकी अन्य सुविधाएं दे सकती हैं। अब देखते हैं क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को अब भी सिटीजन चार्टर का लाभ मिलेगा। गांव में सिटीजन चार्टर के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसे 15 अगस्त तक बनाकर लागू किया जाएगा। इसके बन जाने के बाद मनरेगा का जॉब कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 15 दिनों में बन जाएगा। तो मनरेगा के तहत काम मांगने पर 15 दिन के अंदर काम भी देना होगा। परिवार रजिस्टर की नकल भी 15 दिन में बनकर मिल जाएगी। 3 दर्जन सेवाओं में कुछ के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए आवेदन किसी भी जन सुविधा केंद्र से किया जा सकेगा। पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक के पास भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। और जैसे ये सुविधाएं निःशुल्क हैं, गांव में पानी की पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है, सरकारी हैंडपंप की मरम्मत का काम 7 दिन में हो जाएगा। पानी की गुणवत्ता जांच 7 दिन, पशुओं की पेयजल की व्यवस्था 15 दिन में होगी। इस तरह नाले के ऊपर बहते पानी, सड़क पर जमा पानी हटाने का कार्य 3 दिन, सामुदायिक शौचालयों की सफाई और मरम्मत, कूड़ा निस्तारण का 7 दिन में हो जाएगा। सारी बातें उस सिटीजन चार्टर में लिखी होंगी, बस आप एक कंप्लेन करिए और उसका तुरंत निराकरण कर दिया जाएगा जो भी उससे संबंधित अधिकारी होगा। बाजारों में स्वच्छता, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शौचालयों में सफाई, जलापूर्ति के कार्य 7 दिन में होंगे। स्ट्रीट लाइट की मरम्मत 30 दिन में हो जाएगी।
इन सब के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये सब आपके जो कार्य हैं ऊपर के सब फ्री काम है, आप बस शिकायत करिए और आपका कार्य होकर आपके घर चला आएगा। कब्रिस्तान और शमशान घाट पर कब्जा हटवाने, खेल के मैदान, सार्वजनिक उद्यान के लिए रखरखाव, सुंदरीकरण संबंधित कार्य 30 दिन में हो जाएंगे। सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने, व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, गलियों की मरम्मत 30 दिन में हो जाएगी। इन कार्यों के आवेदन निःशुल्क होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक लास्ट है, राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र कितने रुपए में होगा? तो 5 रुपए में हो जाएगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने का शुल्क 5 रुपए रखा गया है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, कार्ड निरस्त करने के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। यह कार्य 30 दिन में हो जाएगा। अगर नया बनवाना है तो 5 रुपए, और अगर उसी को फिर से किसी का नाम जोड़ना है या निरस्त करवाना है तो यह फ्री में हो जाएगा और 30 दिन के अंदर हो जाएगा। इसी तरह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल बनाने के लिए 20-20 रुपए का शुल्क अदा करना होगा ग्राम पंचायत को। ठीक है, हमने पूरा देखा सिटीजन चार्टर को। अगले चैप्टर में हम देखेंगे पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।